आप हमारे सभी दर्शकों को सबसे पहले ये बताइए कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज आखिर हैं क्या? अगर आप सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी देखें तो प्रिंटेड फॉर्म की जगह वो डिजिटल फॉर्म है और लीगल टेंडर है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी देश में सेंट्रल बैंक को अथॉरिटी होती है लीगल टेंडर प्रिंट करके जारी करना। जो इंडिया में आरबीआई हमारा सेंट्रल बैंक है, तो आरबीआई जो प्रिंट करके नोट जारी करता है तो उसको प्रिंट करने की जगह वो डिजिटल फॉर्म में अब ये नोट जारी करेगा। तो इसको फिर सीबीडीसी कहा गया है कि जो एक डिजिटल करेंसी के रूप में रहेगा, और आरबीआई को फिर इतनी ज़्यादा नोट प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज आरबीआई इसमें 5,000 करोड़ खर्चा करता है प्रिंटिंग के लिए, प्लस लॉजिस्टिक्स सिक्योरिटी में उनको वो नोट भेजने पड़ते हैं दूसरी जगह। आपने हिंदी फिल्मों में देखा होगा जहाँ लूटते हैं लोग या करते हैं, तो हाई सिक्योरिटी जोन में ये जाता है। तो सारे खर्चे काफ़ी हद तक, क्योंकि जीरो प्रिंटिंग नहीं होगा बट स्मॉलर डिनोमिनेशन में कम प्रिंटिंग की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये सारी सेविंग एक आरबीआई को बहुत बड़े पैमाने पे होगी। और डिजिटल रुपये आने से आज जो 30 लाख करोड़ कैश मार्केट में है, ये धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि बड़े डिनोमिनेशन के नोट और इतने ज़्यादा नोट मार्केट में अवेलेबल ही नहीं होंगे। जी, अरुणा जी, ये भी समझाइए कि सरकार का इसे लॉन्च करने के पीछे का एम क्या है? कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि हाल ही में सरकार का जो सख्त रवैया हमने क्रिप्टो करेंसीज के द्वारा देखा कि कहीं क्रिप्टो करेंसी को रिप्लेस करने के लिए ही तो ये करेंसी नहीं लाई गई है। इसके बारे में कुछ क्लैरिटी दीजिए। हाँ, तो मैं आपके क्वेश्चन को दो पार्ट्स में करूंगी कि सरकार का मकसद क्या है इसको लाने के पीछे। तो मकसद ये है, जो मैंने पहले कहा, कि पैसे की सेविंग। दूसरा, जो होलसेल ट्रांजैक्शन है, मतलब आरबीआई ये प्रिंटेड नोट बैंकों को देती है और बैंकों से फिर हम लोग निकालते हैं, तो वो बैंकों में प्रिंटेड नोट देने की जगह वो डिजिटल करेंसी ट्रांसफर करेगी, तो जिससे बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी। और ये होलसेल का जो पायलट था वो सक्सेसफुल भी रहा है, और वो बहुत बड़ी एक सुविधा बैंकों को देगा। और बैंकों में जब आपके खाते में पैसा आ जाता है, कोई भी आपको तनख्वाह मिल रही है या आपका कोई सेल डीड है या बिजनेस का पैसा आया है, उसको आगे आज हम 77% डिजिटल पेमेंट कर ही रहे हैं, तो उसी मोड में करते रहेंगे। तो ये पहला पार्ट और उसके पीछे का मकसद रहा है। प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत कम हो जाएगा इसके कारण, क्योंकि वो ऑलरेडी डिजिटल फॉर्म में रहेगा, तो डिजिटल फॉर्म में ट्रांजैक्शन होते रहेंगे। ठीक है। तो अभी मैं रिटेल सीबीडीसी की बात नहीं कर रही हूँ। जी। दूसरा आपको सवाल था कि क्या ये क्रिप्टो को रिप्लेस करेगा, तो क्रिप्टो एंटायरली नया प्रोडक्ट है। सीबीडीसी में अगर मेरे 10,000 रुपये मैंने सीबीडीसी के लिए और अपने वॉलेट में रखे, तो वो 10,000 ही रहेंगे। वो 1 रुपया कम नहीं होगा, वो 1 रुपया ज़्यादा नहीं होगा, चाहे भले ही वहाँ पे साल भर पड़ा रहे पैसा। जबकि क्रिप्टो स्पेक्युलेटिव है, जैसे हम सेविंग्स में एफडी में रखते हैं तो उसमें इंटरेस्ट अर्न करते हैं, म्यूचुअल फंड में रखते हैं तो वो स्पेक्युलेटिव बढ़ता है, हम शेयर्स खरीदते हैं तो स्पेक्युलेटिव बढ़ता है। उसी तरह क्रिप्टो जो प्रोडक्ट है वो स्पेक्युलेटिव प्रोडक्ट है, जहां आपके 10,000 9,000 भी हो सकते हैं और 10,000 40,000 भी हो सकते हैं। जी। तो दोनों एंटायरली न्यू अलग अलग प्रोडक्ट है। तो सीबीडीसी कभी भी क्रिप्टो को रिप्लेस नहीं करेगा, क्योंकि सीबीडीसी इज अ लीगल टेंडर और वो एक फिक्स्ड वैल्यू है। जैसे हमारे पास अगर 2,000 रुपए का नोट है तो 2,000 ही उसकी वैल्यू रहेगी, वो बढ़ेगी नहीं, कम नहीं होगी, तो उसी तरह का वो रहेगा। बिल्कुल। बहुत से लोगों को इसके स्टेप्स नहीं पता कि डिजिटल रुपये आखिर काम कैसे करेगा, तो एक स्टेप बाय स्टेप गाइड में अगर आप बता पाएं कि इसकी फंक्शनिंग कैसे होगी तो उसके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा हमारे सभी दर्शकों के लिए समझना। बिल्कुल सही कहा आपने कि होलसेल में तो बैंकों के बीच में आज जो कैश ट्रांजैक्ट हो रहा था वो डिजिटल ट्रांजैक्ट होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसमें बैंक्स प्राइवेट या पब्लिक इन्वॉल्व है और आरबीआई इन्वॉल्व है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जो अगला पायलट आरबीआई कर रहा है वो रिटेल के लिए कर रहा है, मतलब हम आप जैसे लोग, हम आरबीआई से सीबीडीसी खरीद के एक वॉलेट में अपने मोबाइल में रख सकते हैं। उसके लिए हमें अपने बैंक के खाते से ही पैसा पे करना पड़ेगा, कोई आरबीआई ग्रांट में हमको सीबीडीसी नहीं दे रही है। हमारे बैंक में जो पैसा है, आपके बैंक में अगर 1 लाख रुपया है और आप 10-15 हज़ार 20,000 की सीबीडीसी लेना चाहते हो, तो वो आप आरबीआई को पे करके अपने वॉलेट में सीबीडीसी लोगे और फिर आप सीबीडीसी में ट्रांजैक्ट करोगे। अब इसमें ट्रांजैक्ट वैसे ही करोगे जैसे आप डिजिटल पेमेंट आज यूपीआई से करते हो, तो उसी तरह से आप करोगे। बट इसमें एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि यूपीआई से जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं, तो जब तक हम ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं तब तक पैसा हमारे बैंक के खाते में है, उसमें ब्याज मिल रहा है, चाहे 2% मिल रहा हो। और जब हम समझो मेरे खाते से आपके खाते में गया, तो आपके खाते में उस मोमेंट से 2% ब्याज मिलने लगता है।
बट सीबीडीसी अगर लेके मैंने रिटेल वॉलेट में रखा तो उसमें कोई ब्याज नहीं मिलेगा, वो वैसा का वैसा रहेगा। फिर यूपीआई पेमेंट में ट्रैक है, अगर कोई ग्रीवेंस है, कोई पेमेंट आपका फेल हो जाता है या कोई एविडेंस कल चाहिए कि हमने आपको पे किया, तो वो पूरा ट्रैकिंग है जी। अभी सीबीडीसी रिटेल में ये बात हो रही है कि एनोनिमिटी रखी जाएगी, और एक बार आपके वॉलेट में आ गया तो उसको आरबीआई मॉनिटर नहीं करेगी, उसमें नहीं जाएगी कि आप पैसा कहाँ खर्च कर रहे हो और क्या खर्च कर रहे हो। परंतु जब डिजिटल पेमेंट होता है तो डिजिटल फुटप्रिंट तो रहेगा, बट इट विल नॉट बी मॉनिटर्ड, उस पर किसी को एक्सेस नहीं होगा। तो एक डिसएडवांटेज ये है कि उसकी वैल्यू में कोई ग्रोथ नहीं होगा, और वो आपका डेड मनी के रूप में, आपके जैसे आप वॉलेट में पैसा निकाल के रख देते हो वैसा वो रखा रहेगा। ठीक है। दूसरा एडवांटेज ये है कि इसमें एनोनिमिटी बनी रहेगी, कि आपका जो एक्सपेंडिचर बिहेवियर है ये आपके तक ही रहेगा, कि आप कहाँ पैसा खर्च करते हो, कहाँ नहीं करते हो, आपके प्रेफरेंसेस क्या है, ये पूरा का पूरा वहाँ बना रहेगा। बिल्कुल। तीसरा इसमें दिक्कत ये है कि अगर सीबीडीसी बहुत बड़े पैमाने पे आई तो इसको मॉनिटर कौन करेगा, क्योंकि बैंक आपने आरबीआई से ले लिया एक बार तो आरबीआई का अकाउंट क्लोज हो जाएगा, उसके बाद ग्रीवेंस रेड्यूसल कहाँ से होगा। इसीलिए आरबीआई पायलट में अभी इसको एक्सपेरिमेंट कर रही है। चाइना के अलावा अभी रिटेल में कोई भी कंट्री बड़े पैमाने पे सीबीडीसी पे नहीं गई है, क्योंकि सीबीडीसी वर्सेस यूपीआई, जहां इंडिया में यूपीआई या डिजिटल पेमेंट इतना अच्छे से सेटल हो गया है, जी बिल्कुल, उससे compete करो तो इसमें कोई एडवांटेज नहीं है। क्या डिजिटल रुपी से आरबीआई और सरकार का नोट छापने का खर्चा कम होगा? कुछ इंडिकेशंस तो आपने दिए हैं, कितना खर्चा कम होगा, और खास तौर पर इससे काउंटरफीटिंग की जो इश्यूज है, जो नोट डुप्लीकेट करने के जो इश्यूज हैं, क्या ये खत्म होंगे, और ओवरऑल इकोनॉमी के लिए कितना फायदेमंद रहेगा? देखिए, पहला चीज तो ये है कि काउंटरफिटिंग करीब करीब खत्म हो जाएगा क्योंकि डिजिटल फुटप्रिंट है, परंतु साइबर सिक्योरिटी में एक्स्ट्रा केयर रखना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा चोर पुलिस के आगे चलता है। तो जब सीबीडीसी में पूरा अमाउंट आ जाएगा, वॉलेट आ जाएगा, तो उसका ट्रैकिंग, जैसे नोट में एक यूनिक नंबर होता है आपका, तो काउंटरफीट में समझ में आ जाता है, या यूनिट प्रिंट्स होते हैं, यूनिट लाइंस होते हैं, यूनिट कलर पैटर्न्स होते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर भी सीबीडीसी के एवरी नोट जो जारी किया जाएगा उस पर एक यूनिकनेस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसका साइबर सिक्योरिटी चेक और साइबर सिक्योरिटी फॉरेंसिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। दैट इज़ नंबर 1, सो दैट कोई फ्रॉड इसमें ना इंटरफियर कर सके। और मोर सो जब एनोनिमिटी की तरफ अगर हम रिटेल में चले गए तब तो कोई ट्रैक ही नहीं होगा, पता नहीं चलेगा कि किस स्टेज में गड़बड़ हुआ है। तो दैट इज़ अ डेंजर वन हैज़ टू वर्क अगेंस्ट, और उस पर ध्यान रखना पड़ेगा कि साइबर सिक्योरिटी का हमारा उतना ही केयर रहे। अब जहाँ तक आपने लिखा कि इकोनॉमी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आपको हमेशा ट्रैक रहेगा कि कितनी करेंसी लीगल टेंडर आज मार्केट में फ्लोट हो रहा है, कहाँ फ्लोट हो रहा है, कितना ज़्यादा फ्लोट हो रहा है, होलसेल से फ्लोट हो रहा है, और जो सेविंग ऑफ द कॉस्ट है, और जितना डिजिटल पेमेंट होता है उसमें पार्किंग नहीं होता है। आज आप अगर आप किसी भी विभाग में, आप मीडिया में हो, तो मीडिया में एक मनी बैंक में पार्क्ड रहता है, और वो इट्स लाइक अ डेड मनी अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हो। जब आपकी सैलरी में आ गया देन इट्स अ फ्लोटिंग मनी। तो यहाँ पे सारा मनी एक फ्लोटिंग रूप में रहेगा, तो इकोनॉमी के लिए इट विल बी वेरी वेरी गुड, क्योंकि एंटायर अमाउंट विल बी अवेलेबल इन अ फ्लोटिंग फॉर्म। तो रियल टाइम एक्सपेंडिचर पे ही वो वहाँ से ड्रॉ होगा, पार्किंग नहीं होगा। परंतु बैंक्स को भी इसमें देखना है, क्योंकि बैंक्स का काम है लेंडिंग। तो अगर सारे लोग सीबीडीसी में ही वॉलेट में सीधा आरबीआई से रखने लगे, उसका एक एडवांटेज एज अ कंज्यूमर आपको मुझे रहेगा कि बैंक अगर डूब जाता है तो हम आपका इंश्योरेंस सिर्फ 5 लाख तक है, परंतु हम जब आरबीआई से सीबीडीसी लेंगे तो हमारा जितना पैसा है पूरा सिक्योर गारंटी आरबीआई की रहेगी। परंतु फिर बैंक लेंडिंग कहाँ से करेंगे, क्योंकि आरबीआई लेंडिंग नहीं करता है, दैट इज़ नॉट इट्स जॉब, उसका काम नहीं है वो। तो जो लेंडिंग से पूरा मनी मल्टीप्लाई होता है, इकोनॉमी मल्टीप्लाई होती है। इसीलिए मैं फिर से रिपीट करूँगी कि होलसेल तक अभी इसके फ़ायदे हैं, होलसेल से आगे अभी इस पर सोचना ज़रूरी है। डॉक्टर अरुणा, ये बताइए कि क्या डिजिटल रुपी से मनी फ्लो ट्रेस हो पाएगा, यानी कि ब्लैक मनी पर कुछ असर पड़ेगा? देखिए, ब्लैक मनी क्या है कि 30 लाख करोड़ अगर कैश में घूम रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि सारा अमाउंट ब्लैक है। ब्लैक मनी तब बनता है जब उस पर टैक्स नहीं पे किया जाता, इनकम टैक्स, स्पेशली इनकम टैक्स नहीं पे किया जाता है, या कहीं बुक्स में नहीं आता है। आप 20,000 रुपये ड्रॉ करते हो और 20,000 स्पेंड करते हो, तो इट इज़ नॉट अ ब्लैक मनी, क्योंकि आपने 20,000 पे ऑलरेडी टैक्स पे किया हुआ है।
आप उसको अपने एक्सपेंडिचर के लिए उसको अपने एटीएम से ड्रॉ करके या आप उसका इस्तेमाल करते हो, तो पूरा मनी ब्लैक नहीं है। परंतु जब करेंसी कम प्रिंट होगी और प्रिंटेड फॉर्म में नहीं रहेगी और डिजिटल फुटप्रिंट आपके वॉलेट में आने तक है, तो उससे क्या होगा कि टैक्स की चोरी कम हो जाएगी या टैक्स की चोरी नहीं के बराबर हो जाएगी, और वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज उनको मिलेगा। और उसी तरह से आप ट्रैक कर सकोगे कि इस तरह जो टैक्स की चोरी के कारण ब्लैक मनी बनता है उसका परसेंटेज कंसिडरेबली कम हो जाएगा। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।